नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह। हमारे साथ हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री अरविंद पनगड़िया जी। बजट आने वाला है सर, और नीति आयोग को बनाया गया था, उसका गठन हुआ था कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक होगा नीति आयोग। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव इस बार बजट में हम देख सकते हैं। क्या वो ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड होगा, ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस होगा? क्या नीति आयोग के क्या रिकमेंडेशन है सरकार को बजट के लिए? अभी थोड़ा अर्ली है इस बात पे कुछ कहना, पर ये तो निश्चित है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो जॉब्स की सबसे ज़्यादा है। तो जॉब्स का तो इसमें ज़रूर इस पर जोर दिया जाना चाहिए। यूँ तो आप जानते हैं कि ये बजट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता नहीं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपका रिकमेंडेशंस क्या है? तो निश्चित रूप से हमारा एक तो रहेगा ही कि इस बजट में जो है जॉब्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ख़ास तौर से हमारे देश में जो है इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स ज़्यादा हैं, फॉर्मल सेक्टर जॉब्स कम हैं। तो जो नीतियाँ आगे चलकर हमें बनानी है वो ऐसी हों जो फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स को प्रमोट करें। इसमें ऑलरेडी थोड़ा जो है तेज़ी डिमोनेटाइजेशन के कारण भी आनी चाहिए, क्योंकि जनरली जो है डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये ऑलरेडी उस तरफ कदम है और इस कदम पे इस दिशा में हमें और आगे बढ़ना चाहिए। बट डिमोनेटाइजेशन को लेकर सर कुछ एप्रीहेंशंस ये आ रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन होने के चलते, और देखा भी गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शंस में, खासकर जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं, लेदर की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, वहाँ स्लो डाउन आ गया है। इसको करेक्ट करने के लिए आगे नीति आयोग के क्या सुझाव हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, अभी तो ऐसा है कि जो डेटा आने चाहिए हमारे पास अभी आए नहीं है। तो इसलिए मैं इस विषय में कि भाई क्या असर हुआ है डिमोनेटाइजेशन का अर्थव्यवस्था पर और ग्रोथ पर, इसके लिए हमें स्टिल वेट करना चाहिए कि जो रिलायबल डेटा कब आते हैं। क्योंकि अभी जो CSO ने भी एडवांस एस्टिमेट दिया है GDP का, वो पहले 6 महीने यानी कि अक्टूबर एंड तक के ही डेटा को यूज़ करके RBI ने कहा है कि 0.5% तक ग्रोथ RBI का एस्टिमेट है कि घट सकता है। डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज ने सर अप टू 2% तक कहा है। नीति आयोग में स्पेकुलेशन है, पर ये कहने के बाद जो है आपने जो प्रश्न ये पूछा है कि आगे चलकर हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है एक तो हमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि अभी भी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जितनी गति होनी चाहिए उतनी अभी नहीं आ पाई है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने का काम अभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा है, उसका वज़न पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा है। तो उसको हमें एक तो ये करना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आगे चलकर बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, रेलवेज़, रोड्स, शिपिंग वगैरह पर भी लिए हर तरीके से। हमारी नेचुरल वेल्थ भी बहुत गज़ब की है, हमारी हिस्टोरिकल वेल्थ भी बहुत गज़ब की है। तो इसको हमें लीवरेज करना चाहिए टूरिज़्म के लिए। तो टूरिज़्म जॉब क्रिएटर भी है, तो टूरिज़्म में भी ये किया जा सकता है। हाउसिंग का प्रधानमंत्री ने खुद जो है 31 दिसंबर वाला जो भाषण उन्होंने दिया था, उसमें कई नए इंसेंटिव्स उन्होंने दिए इंटरेस्ट रेट सबवेंशन के। तो हाउसिंग जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, काफ़ी अच्छे जॉब क्रिएटर सेक्टर है, तो इसको बढ़ावा मिल सकता है। सो इस तरीके से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ कदम उठाए जा चुके हैं जो जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है एक दूसरा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि पिछले गवर्नमेंट में था, मनरेगा, और इस गवर्नमेंट ने भी उसमें फंड को काफ़ी बढ़ाया है, शायद 48,000 करोड़ तक का वो फंड हो चुका है, लेकिन वहाँ स्किल की कमी है। क्या आपको लगता है उसको स्किल डेवलपमेंट से लिंक करके बजट में कुछ करना चाहिए? हाँ, तो इसमें खैर मेरा तो ये रहा है कि भाई हमें मनरेगा के जो फंड्स हैं उनको स्किल्स के लिए यूज़ करने चाहिए, पर इसमें जो है लेजिस्लेशन जो है मनरेगा का वो परमिट नहीं करता। जो मनरेगा का जो लेबर बजट होता है उसको अनस्किल्ड लेबर पर ही खर्च किया जा सकता है। पर इसलिए इस सरकार ने, क्योंकि अभी लेजिस्लेशन को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है, इस सरकार ने काफ़ी जो है कन्वर्जेंस करने की कोशिश की है। जिसमें जो अगर अनस्किल्ड कंपोनेंट है किसी प्रोजेक्ट का तो वो मनरेगा से ले लिया जाए,
और स्किल कंपोनेंट है वो कुछ तो खैर मनरेगा का ही जो 40% होता है मटेरियल्स वगैरह पे, उस वाले में से कुछ आ सकता है, पर ऑल्सो स्किल क्रिएशन के लिए दूसरी जो स्किल क्रिएशन की स्कीम्स हैं उनके साथ कन्वर्जेंस करने की कोशिश की है। तो इस सरकार ने काफ़ी जो है पब्लिक एसेट्स को लेकर भी ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं कि पब्लिक एसेट्स कॉन्क्रीट पब्लिक एसेट्स बन सकें। एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि जैसे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इंडिया अभी भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। हेल्थ केयर की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर हमारे पास नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस तो नील के बराबर है, इंडिया में बहुत कम है। इस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स की, किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है और सरकार किस तरह की काम कर रही है? नहीं, हेल्थ का सेक्टर तो निश्चित रूप से हमें हर तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो हैं हेल्थ में वो काफ़ी कम हैं। कुल मिलाकर अभी हमारा जो है लगभग जो आंकड़े मुझे ध्यान में हैं 1.2%, 1.2% ही जीडीपी का 1.2% ही हम अभी खर्च कर पा रहे हैं हेल्थ पर। तो अगर अगले सत्र में हमारे पास एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ रेवेन्यूज़ में एक साल के लिए कुछ जंप आता है, तो ये एक्स्ट्रा रेवेन्यूज़ को हम जो है हेल्थ की तरफ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। अभी भी हमारे लिए कई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से खासतौर से पब्लिक सेक्टर का जो PHCs और CHCs होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनमें कम जाते हैं लोग, तो उनको भी ढंग से इसमें बात कुछ हो रही थी कि MBBS कोर्सेज में कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में। हाँ, इसमें पहला हमारा जो एफर्ट चल रहा है, आपको पता ही है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है 1956 वाला, उसकी वजह से काफ़ी जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नेंस है इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है। तो नीति आयोग ने ये पूरा उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक नई बॉडी से रिप्लेस करने की सिफारिश की है। इस विषय में हमने एक पूरा बिल भी बनाया है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को रिप्लेस करेगा। तो पहला कदम इस पहले हमें मेडिकल एजुकेशन के एरिया में ये लाना है कि मेडिकल जो एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन है उसको सही पटरी पर लाया जा सके। दूसरे हायर एजुकेशन को, क्या आपको लगता है हायर एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से लिंक करना चाहिए? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में बहुत लोग करके अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होते हैं, और तो वहाँ पे किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है? दो इश्यूज हैं। एक तो हमें जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की जो बात चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने ये मुद्दा उठाया है कि हम 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें, जो है वर्ल्ड क्लास लेवल पर लाएं। तो ये एक मुद्दा है जो हमें करना चाहिए। पर वोकेशनल का भी जो है कम से कम कुछ कोर्सेज हम जो हैं वो कॉलेज लेवल पे शुरू कर सकते हैं। असल में हम कोर्सेज जो है 10th से 12th क्लास के या इवन 8th से 12th क्लास के बीच में कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल कंसर्न भी है टैक्स बेस को लेके। इंडिया में 125 करोड़ के पॉपुलेशन में टैक्स बेस काफ़ी कम है। 4 करोड़ लोग ही, 4 करोड़ लोग टैक्स रेट फाइल करते हैं और वो भी रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स एक्चुअली देने वाले कहीं बहुत और भी कम है। ये कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स रेट को रेशनलाइज करना? नहीं, इसमें तो हमारी तो ये सिफारिश रहेगी, क्योंकि हम जो है टैक्स बेस को वाइडर से वाइडर बना सकें, क्योंकि असल में अगर आप टैक्स बेस नैरो होता है तो फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत हाई रेट्स पे आपको टैक्स लगाना पड़ता है। तो जो टैक्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं और फिर दूसरे जो हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये एक इम्बैलेंस की बात है और इकोनॉमी के लिए, जनरल एफिशिएंसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें टैक्स बेस को ब्रॉड इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है और इंडिया के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही हैं। किस तरह के रिकमेंडेशन नीति आयोग देती है कि इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे एक तो ये किया जा सकता है कि भाई आप जो एग्जम्पशन लिमिट होती है, अभी शायद हमारे 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, उसको हम उतना ही रखें। तो वरना क्या होता है कि फिर आपका 2.5 लाख से आपने मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख कर दी, तो जो लोग फिर 2.5 लाख और 4 लाख के बीच में वो टैक्स बेस के से निकल जाते हैं। तो जबकि अगर आप 2.5 लाख पे रखते हैं तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा तो उसके साथ जो है लोग 2.5 लाख तक पहुंचेंगे,
तो वो टैक्स बेस में इंक्लूड होना शुरू होंगे। आप ये कर सकते हैं रिलीफ देने के लिए कि भाई जो शुरू का टैक्स स्लैब है उसको लिबरली लो रखें। तो जैसे अभी मान लीजिए 10% है तो उसे 10%, या तो ये कर सकते हैं कि उसको 10% को कुछ घटाएं, या ये भी कर सकते हैं कि जो 10% की जो 2.5 लाख से मान लीजिए अभी कितना 6 लाख है, जब तक 5 लाख अगर तक है तो उसको बढ़ा के आप 2.5 लाख से कह दें 7 लाख तक जो है हम 10% रखें, ताकि कम से कम जो बेस में तो लोग रहे ना। प्रधानमंत्री ने बात की है कैशलेस इकोनॉमी की, लेकिन इसमें एक बड़ा कंसर्न आ रहा है, अभी रिसेंटली पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ आया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेके अभी भी ये क्लैरिटी, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये बड़ा कंसर्न हो रहा है कि लोग कैश में दे रहे हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, अगर हम कार्ड से पे करें तो हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये एक डिसइंसेंटिव हो रहा है लोगों के लिए। निश्चित इसको रिजर्व करने के लिए क्या उपाय हैं नीति आयोग के, क्या सजेशन? नहीं, इसमें जो है नीति आयोग खुद भी काम कर रहा है, प्लस एक जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट की थी वो भी इस पे वर्क कर रही है काफ़ी, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो इसमें अल्टीमेटली जो बात ये है कि जो MDR है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसके लिए जो है सरकार को कुछ फंड क्रिएट करना हो या कुछ सब्सिडी के सोर्सेज टैप करने हो। पर ये आप सही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा डिसइंसेंटिव है, क्योंकि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट हाई है तो फिर लोग कैश में जाना चाहेंगे, इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारी जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है उसमें इस विषय में कुछ रिकमेंडेशंस जरूर होंगी। आपने भी कुछ कंसर्न उठाए थे कि डिमोनेटाइजेशन में जो 2.5 लाख से ज़्यादा जमा किए हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं वो 2.5 लाख तक जमा कर रही हैं, उस पर कुछ पीएमओ को शायद आपने चिट्ठी भी लिखा था कि कुछ सरकार को उनके लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि उनकी हैरेसमेंट ना हो सके। मैंने इन जनरल मैं इस बारे में कह रहा हूँ, मैंने कई पिछले दूसरे इंटरव्यूज में भी ये बात कही है कि हमें थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम प्रिसिजन के साथ लिख दें। तो उससे ये होगा कि डिस्क्रिशन जो होता है टैक्स ऑफिसर्स का, टैक्स ज़्यादा लेने का या कम लेने का, या टैक्स लगाने का या ना लगाने का, ये निर्णय अगर आपके रूल्स बहुत साफ तरीके से नहीं लिखे हुए हैं तो वो टैक्स ऑफिसर के हाथ में चला जाता है। तो उससे फिर करप्शन का स्कोप बढ़ता है और उससे फिर हैरेसमेंट का भी स्कोप बढ़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ काफ़ी समय से कि हम ये रूल्स को थोड़ा प्रिसीजन के साथ साफ साफ लिख कर कोडिफाई कर दें, ताकि इसमें ये रास्ता बहुत कम रहे कि टैक्स ऑफिसर ये निर्णय ले कि आप टैक्स दोगे या नहीं दोगे, या हायर रेट से दोगे या लोअर रेट से दोगे। तो उसी मुद्दे में मैंने कहा था कि ये भी कहा था कि भाई उदाहरण के तौर पर, मैंने ये नहीं कहा था कि उदाहरण के तौर पर जैसे ले सकते हैं कि 2.5 लाख, अब 2.5 लाख के बजाय 2 लाख ले सकते हैं या 3 लाख ले सकते हैं। मैं नहीं, मेरा मतलब सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने 2.5 लाख लिया था कि भाई आप जो है 2.5 लाख तक के जो डिपॉजिट हुए हैं कहते हैं कि भाई इन पे कोई इनकी कोई जो है स्क्रूटिनी ना हो, 2.5 लाख के ऊपर के अकाउंट्स की स्क्रूटिनी हो, या फिर आप 2 लाख से ले सकते हैं 3 लाख, जो लिमिट आप चूज करना चाहें जो भी। पर प्रिंसिपल ये हो कि इसमें लेके ताकि कोई लिमिट के अबव जो है ही आप स्क्रूटिनाइज करेंगे। प्रधानमंत्री ने सेकंड जो इंडिकेट किया है वो बेनामी एक्ट को लेकर किया है, क्योंकि अभी भी माना यह जाता है कि इंडिया में जो एक्चुअल ब्लैक मनी है वो रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट है, और कैश में तो था ही, पर कैश तो खत्म हो गया, अब इन दोनों चीज़ों पे है। बेनामी एक्ट ऑलरेडी लागू हो चुका है 1 नवंबर से। इसमें नीति आयोग को क्या लगता है कि ये कितना बड़ा इस पे एक्ट कदम लेना चाहिए सरकार को ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए, और क्या किस तरह के कदम लेने चाहिए? इसमें हमने भी कोई व्यू लिया नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि कोई। पर आप इस बात से एग्री हैं कि ब्लैक मनी रियल एस्टेट और गोल्ड में बहुत ज़्यादा इंडिया में है? नहीं, ये तो नॉन बात है, इसमें मेरा मानना है ना मानना कोई माने नहीं रखता, क्योंकि ये तो स्टेटिस्टिक्स की बात है, तो काफ़ी है। पर एक बात बताऊं आपको कि डिमोनेटाइजेशन के साथ ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट पे कोई असर नहीं पड़ा है। बिल्कुल, काफ़ी, क्योंकि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हुए हैं, काफ़ी ड्रॉप हुई हैं। तो जो ब्लैक मनी रियल एस्टेट में थी उसकी वैल्यू, या ब्लैक वेल्थ कहना चाहिए हमें, नॉट ब्लैक मनी पर ब्लैक वेल्थ जो रियल एस्टेट में थी वो भी घटकर 20% घट गई है अब। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी पे प्रहार नहीं हुआ है डिमोनेटाइजेशन का,
जो वो ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में थी उस पर प्रहार नहीं हुआ, उस पर भी डायरेक्टली नहीं हुआ पर इनडायरेक्टली प्रहार हुआ है कि उसकी वैल्यू घटकर 20%। तो बिल्कुल ये भी बूस्ट कर सकता है प्रधानमंत्री के उस एम को कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 करता ही है। इसके बिल्कुल इससे हेल्प मिलनी चाहिए कि भाई आप लैंड प्राइसेस अगर कम हैं तो आप के कॉस्ट थोड़ी कम पड़ेगी, तो आप जो रिसोर्सेज आपके हैं उसको ज़्यादा हाउसेस को डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी कुछ एक ये भी आई थी बात कि आपने मिला था कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, और यूनिवर्सल इनकम स्कीम पे बात हुई थी। क्या आपने उस तरह का कुछ सजेशन दिया है कि भारत में भी उस तरह की कुछ पॉलिसी लाई जाए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, शायद ये कुछ अखबारों में गलत छापा गया है। मैं तो इनफैक्ट मेरा व्यू तो यही रहा है, मैंने कुछ इंटरव्यू में भी शायद कह चुका हूँ कि हमें जो भी करना है वो टारगेटेड तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से हमें आइडेंटिफिकेशन जो है पुअर का आसानी से हो पा रहा है। इसी तरीके से हाउसिंग की स्कीम अगर है, किसके पास हाउस नहीं है और किसके पास है, ये आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सकता है आजकल। तो इसलिए टारगेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल बात फार्मूला ये है कि आपके पास अगर कुछ पैसा गरीबों पर खर्च करने के लिए और मान लीजिए 50% या आधे लोग जो हैं आप गरीब मानते हैं, तो अगर सभी को करेंगे, यूनिवर्सल करेंगे, तो हर इंसान को उस बेनिफिट का आधा ही जा पाएगा जितना अगर पूरे को आप टारगेट करके आप सिर्फ 50% लोगों को देंगे, तो वो जो है यूनिवर्सल के मुकाबले में दुगना दे सकेंगे आप जो है बोर्ड पॉपुलेशन है उसको। तो और हमारे रिसोर्सेज इतने अनलिमिटेड नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल, तो इस पे सरकार की पॉलिसी प्रधानमंत्री ने इंडिकेट भी है कि आधार के साथ लिंक किया जाए, कुछ किया भी गया, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को आधार के साथ लिंक किया गया। अभी 1-2 दिन पहले पेंशन्स को एनपीएस में बोला गया है कि नेशनल पेंशन स्कीम को भी आधार से लिंक किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा आधार एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिससे कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम को लिंक किया जाए? नहीं, ये तो प्रक्रिया चल रही है और अब जो है लेजिस्लेशन भी लाया गया था, आधार लेजिस्लेशन, जिसके तहत ये कानून अब है कि सरकार जो भी कंसोलिडेटेड फंड से अगर कुछ खर्च किया जा रहा है किसी भी बेनिफिशियरी पर, तो आधार सरकार का हक है कि वो आधार नंबर ले सके। तो अब सारी जो स्कीम्स हैं सरकार की, उनको आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये तो एक बात हुई, राइट। दूसरी बात ये है कि किस फॉर्म में आप बेनिफिट देते हैं। सो ये डीबीटी जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली बात, वो जहाँ तक हो सके की जा रही है, जिससे कि बेनिफिशियरी को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके, पैसा सीधा बेनिफिशियरी को ही जाए। एक और जो सवाल चल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स को, हालांकि वित्त मंत्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उसको 25% पे लाया जाएगा, पर आपको क्या लगता है कि इस बजट में थोड़ा रेडिकल कट वहाँ होना चाहिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? आप नहीं, तो वो तो इसमें निर्णय है कि एग्जाम्पशन खत्म किए जाएं, और असल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये निर्णय अनाउंस भी कर दिया है कि कई सारे एग्जाम्पशंस जो हैं, कुछ लिस्ट दी है उन्होंने 7-8 एग्जाम्पशंस की, उनको खत्म किया जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि पर उन्होंने ये कहा था कि 4 साल में इसको 25% पे लाया जाएगा। उसको फास्टर कर सकते हैं, उसको फास्टर करने से इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। फास्टर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस वक्त संभावना ऐसी है, एंड तो रेवेन्यू न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एग्जेम्पशन साथ में ख़त्म करेंगे तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी अचीव हो जाएगी। सो अगर उसको करना चाहें तो हमें कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और कंसर्न रहा था कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके, वहाँ पे है कि एग्जम्पशंस मिलता है 1 साल के लिए, कुछ इकोनॉमिस्ट के और कुछ व्यू पॉइंट ये हैं कि उसे बढ़ा के 3 साल करना चाहिए। आपको क्या लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ नीति आयोग? मैं समझता हूँ कि अभी जो है मार्केट में बहुत फ्रेजिलिटी है, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है इंटरेस्ट रेट्स के साथ को लेकर काफ़ी अनसर्टनिटी वगैरह है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की करेंसीज पर काफ़ी असर पड़ा है इस बात का। लकीली हमारे रुपये पर इतना गहरा असर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बारे में बहुत विजिलेंट है। तो पर किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए अगर इस फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में अगर इस तरीके का कदम उठाया जाता है, तो उसका जो है इन्वेस्टमेंट और रुपये की वैल्यू पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें समय, अगर कोई भी परिवर्तन लाना है तो बाद में लाना है, समय देखकर। अभी वो समय
मुझे नहीं लगता कि सही है। एक आखिरी सवाल सर, आरबीआई की आपने बात की, ये कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन वाले पूरे मुद्दे पे आरबीआई की इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को काफ़ी धक्का लगा है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ असल में, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सॉलिड प्रोफेशनल जॉब किया है। आप इस बात को सोचिए कि इतनी करेंसी जो है प्रिंट करवा के और देश के कोने कोने में भेजना, और ये डेली बेसिस पर डे इन डे आउट, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल कमेंडेबल जॉब है आरबीआई का, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ये मान रहे हैं कि आरबीआई का काम मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करना है, आरबीआई का काम ये सब नहीं है। नहीं, पर मनी तो आरबीआई का ही हिस्सा है। अगर कुछ ये तो रूटीनली वैसे भी आरबीआई कई बार कुछ लिमिटेड सीरीज जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे 2005 से पहले के सारे नोट जो है इन्होंने फेज आउट किए थे। तो ये फेजिंग आउट तो इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी, एक्सेप्ट दैट कि ये वाला जो है ड्रास्टिक था। ये फेजिंग आउट, इसमें एक साथ जो है 500 और 1000 के सारे नोट्स का फेज आउट कर दिया गया। तो इसलिए उस हिसाब से ड्रास्टिक था। पर ये तो सेंट्रल प्लेयर है इस डिमोनेटाइजेशन, मनी डीमोनेटाइजेशन है, ये मनी की बात है। इसमें तो आरबीआई सेंट्रल प्लेयर है। बिना आरबीआई के प्ले के ये काम हो नहीं सकता। इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई उसके आइडेंटिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। आइडेंटिटी पे असर पड़ा है। और आरबीआई हमारी बहुत प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूशन है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी रन वेरी प्रोफेशनली, एंड आई एम सर्टनली प्राउड ऑफ आवर न्यू गवर्नर आरबीआई एज वेल। सर जी, बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।